हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो MA1 के सब्जेक्ट में हमारा पहला जो हमारा चैप्टर है कॉस्ट क्लासिफिकेशन, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड दिस इज़ लेक्चर 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में पहले जो हमें सीखने को चाहिए वो है कॉस्ट के कॉस्ट कैसे कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट। ओके, ओके। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट सीखनी पड़ेगी कि कॉस्ट क्या चीज़ है। अच्छा, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मॉनेटरी टर्म्स टू मेक अ प्रोडक्ट और डिलीवर अ सर्विस इज नोन एज कॉस्ट। अच्छा जी, मॉनेटरी टर्म का मतलब है इन टर्म ऑफ मनी, डॉलर्स और कैश। ठीक है, उससे कहते हैं मॉनेटरी टर्म। अब एक प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को प्रोवाइड करने में वो तमाम रिसोर्सेज मॉनेटरी टर्म में जो कि रिक्वायर होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को डिलीवर करने में, उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट। तो चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कॉस्ट को समझने के लिए। ठीक है अच्छा, एक बिज़नेस है जो कि मार्कर्स बनाती है। फॉर एग्जांपल बोर्ड मार्कर्स बनाती है। ठीक है, मार्कर को बनाने के लिए उनको चाहिए, रिक्वायर है इंक, मार्कर की बॉडी, उसके अंदर यूज़ होने वाला प्लास्टिक, एंड उस पर लगा होगा लेबर। लेबर ने काम किया होगा ना, किसी लेबर ने उसको बनाया होगा। अच्छा, और फिर उसको किसी मशीन में डाला होगा उसको शेप देने के लिए। इसी तरह वो किसी फैक्ट्री, किसी बिल्डिंग में बनाया होगा, उस बिल्डिंग में खर्चे आ रहे होंगे जैसे कि रेंट वगैरह, बिल्स। ठीक है, अब ये तमाम रिसोर्सेज, दिस ऑल रिसोर्सेज रिक्वायर टू मेक अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट मार्कर है, ये रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब इन तमाम रिसोर्सेज को ये चाहिए होते हैं ना, ये रिसोर्सेज मस्ट है एक मार्कर को बनाने के लिए। ठीक है, अब अगर इन तमाम रिसोर्सेज को हम कन्वर्ट करें मोनेटरी टर्म्स में, मोनेटरी टर्म्स मतलब अमाउंट में, पैसे में। ठीक है, अब इन तमाम रिसोर्सेज को अगर हम कन्वर्ट करें कैश में या अमाउंट में, तो इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि क्या है? मार्कर। ठीक है, अच्छा, मतलब ये है कि एक बिज़नेस है जो कि मार्कर बना रहा है, उस पे इंक लगती होगी, कुछ डॉलर्स की इंक लगती होगी, कुछ डॉलर की उसके बॉडी बनाने पे लगते होंगे, कुछ डॉलर प्लास्टिक। इसी तरह लेबर ने भी कुछ काम किया होगा जिसको सैलरी या वेजेस मिले होंगे। उसी तरह मशीन भी हमने ख़रीदा होगा, किसी बिज़नेस ने ख़रीदा होगा। और इसी तरह बिल्डिंग में भी किसी बिल्डिंग में वो बना होगा। ठीक है, उसका भी रेंट आ रहा हो। तो इन तमाम रिसोर्सेज को के कॉस्ट को हम मतलब कन्वर्ट कर देते हैं अमाउंट में, कैश में, कि इस पे कितने लगा, इस पे कितने लगा, इस पे कितना लगा, मॉनेटरी लेबर पे कितने लगा, मशीन पे कितने लगा, एंड बिल्डिंग पे कितने लगा। इन तमाम को हम मॉनेटरी टर्म्स में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट क्या है? मार्कर है। तो ये है कॉस्ट। तो आई होप आपको कॉस्ट की समझ आ गई होगी कि कॉस्ट बेसिकली है क्या चीज़। तो अब हम बढ़ते हैं कॉस्टिंग की तरफ। व्हाट इज़ कॉस्टिंग? कॉस्ट तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉस्टिंग कि कॉस्टिंग क्या चीज़ है। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ
कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट नोन इज कॉस्टिंग। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हम उसको क्या कहते हैं, कॉस्टिंग। ठीक है, अब हम कॉस्टिंग क्यों करते हैं, वाई वी डू कॉस्टिंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग, हम कॉस्टिंग क्यों करते हैं, मतलब कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम कॉस्टिंग करें। तो पर्पस ऑफ कॉस्टिंग दो हैं। नंबर एक जो है टू डिटरमाइन द सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। हम एक प्रोडक्ट की सेल प्राइस को फाइंड करने के लिए कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, सेल प्राइस का क्या मतलब है, सेल प्राइस का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट है जो कि बिज़नेस ने बनाया, ठीक है, उस पर बिज़नेस का कॉस्ट आ रहा होगा और वो क्या है, ये तमाम। ठीक है, इन तमाम को जब हम कन्वर्ट करते हैं ना अमाउंट यहाँ पे डॉलर की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, तो ये क्या होता है, ये इस मार्कर की कॉस्ट होती है। ठीक है, ये इस मार्कर की कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। समझाता हूँ मैं आपको। अच्छा, एक बिज़नेस जब कोई चीज़ सेल करता है ना, एक प्रोडक्ट सेल करता है, बेचता है कस्टमर पे, तो वो क्या करता है, वो सेल प्राइस कैसे फाइंड करता है, वो कॉस्टिंग के ज़रिए फाइंड करता है। कैसे फाइंड करता है कि उस पे जितना ख़र्चा आया है उस प्रोडक्ट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल उस प्रोडक्ट पे ख़ुद जो हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल वो है $10। ठीक है, और उस बिज़नेस का कितना मार्जिन है प्रॉफिट का कि हम इस प्रोडक्ट में इतने पैसे कमाएं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस का है $5 प्रॉफिट मार्जिन, तो वो ये प्राइस, तो वो ये प्रोडक्ट किस प्राइस पे सेल करेगा, उसकी सेल प्राइस होगी $15। ठीक है, इसे कहते हैं सेल प्राइस। और ये कॉस्टिंग का एक पर्पस है कि टू डिटरमाइन द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया एक पर्पस। और दूसरा पर्पस क्या है, दूसरा पर्पस है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यस, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक समझने के लिए हमें पहले जाना होगा अकाउंटिंग ईयर के बारे में, पढ़ना होगा हमें, अकाउंटिंग ईयर हमें समझना होगा। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस है, उसने अपने अकाउंट्स खोले, एक मिनट, अच्छा, एक बिज़नेस है, उसने अपने बिज़नेस अकाउंट्स को ओपन किया 1 जनवरी को। ठीक है, और वो क्लोज़ करेगा अकाउंट क्लोज 31 दिसंबर को। अच्छा, तो दरमियान में जो 12 मंथ्स का गैप है, उसे कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि एक बिज़नेस के अकाउंट ओपन होने में
और बिजनेस के अकाउंट बंद होने में जो 12 महीने का गैप होता है उसे कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद नए अकाउंट्स बनते हैं, नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्लोजिंग स्टॉक से क्या रिलेशन है। एक 2020 फॉर एग्जांपल एक अकाउंटिंग ईयर था एक बिज़नेस का, जिसमें उसने अपने अकाउंट्स खोले थे। उसके पास स्टॉक आया था, इन्वेंट्री आई थी फॉर एग्जांपल 300 यूनिट्स, ठीक है। अब आ गया 2021, उसको अपने अकाउंट्स क्लोज़ करने हैं, ठीक है। लेकिन अभी उसके पास अभी भी ये 300 जो है, इनमें से क्या हो गया कि 2020 में 250 यूनिट्स सेल हो गए, ठीक है। 50 तो अभी भी रहते हैं। तो एक बिज़नेस का अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने को है, ठीक है। 2021 आया, वो अपने अकाउंट्स क्लोज़ करने लगा है, लेकिन उसके पास अभी भी 50 यूनिट्स पड़े हैं इन्वेंट्री के। तो 2021 जब आएगा, नए अकाउंट्स बिज़नेस बनाएगा, और जो उनके पास यूनिट्स बचे होंगे वो क्या होगी, वो होंगी क्लोजिंग, वो होगा क्लोजिंग स्टॉक। और ये 50 यूनिट्स जो है ये क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्योंकि ये पिछले इस अकाउंटिंग ईयर से रह गए थे, तो ये हैं क्लोजिंग स्टॉक। और जब 2021 के मतलब ये जो अकाउंट 2021 में ये ख़त्म हो रहा है अकाउंट, और जब 2021 में फिर से नए अकाउंट बनाए जाएंगे 2021 से 2020 तक, 2022 तक, तो यही क्लोजिंग स्टॉक जो है 50 यूनिट्स ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ओपनिंग स्टॉक 2021 के लिए। क्योंकि 2020 के लिए तो ये क्लोजिंग स्टॉक था ना, क्योंकि 2020 में अकाउंट्स बंद हो रहे थे और 50 अभी रह गए थे यूनिट्स। तो 2021 में ये जो 50 हैं, ये जो 50 है ये क्या होंगे, ये होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, सॉरी ओपनिंग स्टॉक होगा 2021 के लिए, ठीक है। तो ये था क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसका कॉस्टिंग से क्या रिलेशन है। कॉस्टिंग का दूसरा पर्पज़ है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा, हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कॉस्टिंग के ज़रिए। हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम ये देखेंगे, CLST का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा तो इससे हम कैसे फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हम देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि उनमें से हर एक यूनिट की कीमत कितनी है, प्राइस पर यूनिट, ठीक है। अब एक बिज़नेस है, उसने 300 यूनिट्स बनाए एक अकाउंटिंग ईयर के लिए, उनमें से 250 सेल हो गए, 50 क्लोजिंग स्टॉक में रह गए। अब हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जब फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नंबर ऑफ क्लोजिंग यूनिट्स जो कि है 50, हमारे पास 50 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के रहते हैं, और उन 50 में से हर एक की वैल्यू फॉर एग्जांपल क्या है, 5 है, ठीक है। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी, 250। तो ये हम किससे फाइंड करते हैं, कॉस्टिंग से। कॉस्टिंग का दूसरा पर्पज़ क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये तो हो गया कॉस्ट एंड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का पहला पर्पज़ है टू डिटरमाइन द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एंड दूसरा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये तो हो गया कॉस्ट एंड कॉस्टिंग की एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं चैप्टर की तरफ, कॉस्ट क्लासिफिकेशन की तरफ।
अब हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम एक कॉस्ट को कितने एस्पेक्ट्स के मतलब उसके एस्पेक्ट्स को देखते हुए हम उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, हम उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो पहले हम कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन बाय नेचर। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स। अच्छा, क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स में हमारे पास तीन चीज़ें हैं जिसको हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो है वो है मटेरियल कॉस्ट। क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स में हम तीन तरह के कॉस्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। मटेरियल कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम देखेंगे मटेरियल कॉस्ट क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मटेरियल कॉस्ट क्या चीज़ है। अच्छा जी, मटेरियल कॉस्ट को समझने से पहले हमें चाहिए होगा कि हम क्या सीख लें, व्हाट इज़ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल क्या चीज़ है। हमें मटेरियल कॉस्ट को समझने के लिए मटेरियल को समझना पड़ेगा कि मटेरियल क्या चीज़ है। मटेरियल एक, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस है, एक बंदा है जो कि फर्नीचर बनाता है, चेयर्स बनाता है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो चेयर बनाने के लिए उसे वुड चाहिए होगी, नेल्स चाहिए होंगे। ठीक है, इसी तरह ग्लू चाहिए होगी, एटीसी। ये सब क्या है, मटेरियल। हम मटेरियल की डिफ़िनीशन किस तरह करेंगे, अच्छा वो हम देखते हैं। मटेरियल की डिफ़िनीशन हम कुछ इस तरह करेंगे, मटेरियल की डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करेंगे कि एनी सब्सटेंस यूज्ड और यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट नॉन इज़ मटेरियल। इसको फ़िलहाल आप इग्नोर कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको अभी। ओके, तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई भी चीज़ जो कि यूटिलाइज हो जाती है या यूज़ हो जाती है उसे क्या कहते हैं, मटेरियल। ओके जी, अब इसका क्या मतलब हुआ कि यूटिलाइज और यूज़ हो जाए। अच्छा, एक चेयर बनाने वाला है। ठीक है, एक चेयर बनाने वाला एक बंदा है, वो चेयर्स बनाता है, उसको वुडन चेयर बनाता है, तो उसको चाहिए होगी वुड। वुड पहले फॉर एग्जांपल इस शेप में थी, वुड का ये शेप था। फर्नीचर बनाने वाले ने इसको काट दिया, इसके पीसेस बना दिए, और फिर इसको इससे बनाई क्या चीज़, चेयर।
ठीक है। अब यूज एंड यूटिलाइज का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट एक मटेरियल के शेप में या उसकी क्वांटिटी में चेंज आ जाए तो मतलब वो उससे हम क्या कह सकते हैं फिर कि ये यूटिलाइज हो गया है एंड यूज़ हो गया है, ठीक है। अब पहले वुड इस शेप में था, फिर उसको काट कर इस शेप में कर दिया गया एंड देन मतलब ये पहले इस शेप में था और अब ये क्या है, चेयर की शेप में है, ठीक है। शेप चेंज हो गया और पहले वुड जो था वो इतना था, ठीक है। अब कितना रह गया है, अब इतना रह गया है, ठीक है। ये वाला इतना यूटिलाइज हो गया, फॉर एग्जांपल ये इतना यूटिलाइज हो गया, ये वुड एक चेयर को बनाने में इतना यूटिलाइज हो गया एंड इतना जो है ये वाला रह गया। अब इसकी क्वांटिटी में भी डिफरेंस आया, ठीक है। पहले वुड इतना था एंड अब पहले वुड इतना था और अब इतना है, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी में चेंज आया है एंड उसकी शेप में भी चेंज आया है। पहले शेप इस तरह था, फिर एक चेयर की तरह था। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें ये जो वुड है ये यूज़ हुई है एंड यूटिलाइज हुई है, ठीक है। तो इस वुड को हम क्या कहते हैं, मटेरियल। ये वुड एक चेयर के लिए क्या हो गई, ये वुड एक चेयर के लिए क्या हो गई, मटेरियल। ये वुड एक चेयर के लिए मटेरियल हो गई। अब इस वुड को चेयर तक ले जाने में जितना भी खर्चा आया है इस शेप मतलब ये जो है ना, ये शेप इस शेप से लेकर वुड की इस शेप से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ चेयर तक लाने के लिए इस पे जितनी कॉस्ट आई होगी, जितना ख़र्चा आया होगा, मतलब कि इसको काटने के लिए भी उसे पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसे ये अच्छी तरह से मतलब कट करने के लिए और उसको शेप देने के लिए और फिर से मतलब बहुत से एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, जिसमें से कुछ ना कुछ कॉस्ट तो इलेक्ट्रिसिटी का आ जाएगा, कुछ मशीन का आ जाएगा, कुछ लेबर का आ जाएगा, इसी तरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चेयर बनाने में भी कुछ ख़र्चा आया होगा। तो इन तमाम ख़र्चों को मिला के, इस मटेरियल पे लगे तमाम ख़र्चों को मिला के कॉस्ट बन जाती है, जो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मटेरियल कॉस्ट। इसे कहते हैं मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। आपको अगर समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या चीज़ है? लेबर कॉस्ट समझने से पहले हमें सबसे पहले लेबर को समझना होगा कि लेबर क्या चीज़ है। अ पर्सन who work on a product just to ease या earn wages और सैलरी। अच्छा, एक बंदा है वो किसी प्रोडक्ट पे के बनाने पे काम कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उसे पैसे मिल सके, उसे सैलरी या फिर वेजेस मिल सके। उसे कहते हैं लेबर, उसे कहते हैं लेबर। अच्छा जी, तो ये जो ऊपर हमने एग्जांपल दिया कि एक चेयर बनाने वाला है, ठीक है, ठीक है, एक चेयर बनाने वाला है। अब लार्ज बिजनेस में एक बल्क अमाउंट में चीज़ें बनाई जाती है, एक एक चेयर नहीं बनाया जाता। अगर एक चेयर बनाने का बिज़नेस है तो बहुत सारे चेयर्स एक साथ बन रही होंगी, ठीक है। अच्छा, तो एक साथ बन रही होंगी तो क्या होगा कि बहुत सारी चेयर्स है, प्रोडक्ट है जो कि चेयर्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारी बल्क अमाउंट में है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये तो इनके लिए फिर बहुत ज़्यादा लेबर्स भी चाहिए होंगे ना, ठीक है। तो इनके लिए फिर लेबर्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। अब लेबर्स जब इन पे काम करेंगे तो बिज़नेस उनको क्या देगा, वेजेस देंगे ना, दिहाड़ी देगी या फिर सैलरी देगी, या फिर सैलरी देगी। तो इस
इस कॉस्ट को, इस सैलरी या वेजेस के कॉस्ट को क्या कहा जाता है? लेबर कॉस्ट। ठीक है, इसे कहते हैं लेबर कॉस्ट। अच्छा, अब हम आते हैं एक्सपेंसेस पे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा फर्स्ट टाइम में। बट मेक श्योर कि आप नोट कर रहे हैं। अगर आप नोट नहीं कर रहे तो फिर तो मुश्किल है कि किसी को समझ आ जाए, क्योंकि अपनी राइटिंग में चीज़ें हर बंदे को समझ आती है। ठीक है, अच्छा, एक्सपेंसेस क्या चीज़ है? एक्सपेंसेस मतलब हमने मटेरियल कॉस्ट पढ़ लिया, लेबर कॉस्ट पढ़ लिया, अब जो रह गई चीज़ वो है एक्सपेंसेस। एक प्रोडक्ट को बनाने में एक्सपेंसेस भी लगते हैं, खर्चे। एक्सपेंसेस का क्या मतलब? खर्चे। ठीक है, खर्चे। अच्छा, किस तरह लगते हैं? मतलब प्रोडक्ट जो है वो किसी बिल्डिंग में बन रही होगी ना, किसी बिल्डिंग में बन रही होगी। ठीक है, उनकी ऑफिस होंगे, बिजनेस के ऑफिसेज होंगे। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या? बिल्स आती होंगी, यूटिलिटीज़ आती होंगी। ठीक है, उसके बाद जो है एंड अदर एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक बिल्डिंग में एक प्रोडक्ट है, वो एक बिल्डिंग में बन रही होगी ना, जो प्रोडक्ट है चेयर्स वो किसी बिल्डिंग में बन रही होगी, उस बिल्डिंग की रेंट, बिल्डिंग का रेंट आएगा। ठीक है, जो कि बिज़नेस को पे करना पड़ेगा। ऑब्वियस है कि उस बिज़नेस की ऑफिस होंगी। ठीक है, उस ऑफिस में क्या होंगी? उनकी कंप्यूटर्स वगैरह। ठीक है, उनके उनके लिए पेन्स प्रोवाइड करना, पेपर प्रोवाइड करना, चेयर प्रोवाइड करना, एवरीथिंग जो कि ऑफिस में इस्तेमाल होता है वो। उसी इसी तरह बिल्स भी पे करने पड़ेंगे। अगर एक प्रोडक्ट बन रही है तो उस पर मशीन कॉस्ट लग रही है, तो मशीन किसी चीज़ पे चलेगा ना, पेट्रोल पे चलेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल आएगा ना। पेट्रोल पे चलेगा तो पेट्रोल या डीजल पे चलेगा तो उनका भी एक्सपेंस है, उनका भी खर्चा आएगा ना, तो वो भी बिज़नेस को पे करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह बहुत सारे और एक्सपेंसेस। तो इन तमाम एक्सपेंसेस को मिला के इनकी जो कॉस्ट बनती है ये हम किसको हम चार्ज करते हैं? ये हम प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं। ठीक है, ये फिर ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरह चार्ज होती है। ये भी हम किसको चार्ज करते हैं? प्रोडक्ट को। तो इन तमाम एक्सपेंसेस को, तमाम खर्चे को क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस, या एक्सपेंस कॉस्ट भी कहा जाता है, एक्सपेंस कॉस्ट। बट जनरली इसको क्या कहते हैं? ये तमाम क्या है? एक बिज़नेस के एक्सपेंसेस है। ठीक है, अच्छा, अच्छा जी, तो हमारा ये क्लासिफिकेशन जो है, कहाँ गया ये? अच्छा, हमारा क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स तो हो गया। ठीक है, हमारा क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बाय नेचर। क्लासिफिकेशन बाय नेचर। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन बाय कि उस खर्चे का, उस कॉस्ट का नेचर क्या है, ये हम इस क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन बाय नेचर में हम दो चीज़ों को मतलब टू टाइप ऑफ कॉस्ट को हम क्लासीफाई करते हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। व्हाट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट? सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्ट कॉस्ट पे। डायरेक्ट कॉस्ट जो है, अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्ट कॉस्ट पे। फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस है सेम चेयर वाला, वो चेयर्स बनाता है। ठीक है, अब एक मतलब जो बिज़नेस है वो चेयर्स बनाता है, उस चेयर को बनाने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए होगी ना, प्रोडक्ट चाहिए होगी। मतलब
वुड चाहिए होगी, वुडन चेयर बना रहा है तो वुड चाहिए होगी, स्टील की चेयर बना रहा है तो स्टील चाहिए होगा, ठीक है। अब उस चेयर का मेनली जो हिस्सा है जिसके बगैर चेयर नहीं, अगर एक वुड चेयर बना रहा है ना, वुडन चेयर, तो इसके लिए मस्ट है कि इसमें वुड यूज्ड होगा। वुड के बगैर वुडन चेयर नहीं बन सकती, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट को समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेगी, डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द डायरेक्ट कॉस्ट वी शुड नो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, ठीक है। ये दो पॉइंट भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे अगर आपको डायरेक्ट कॉस्ट समझनी है। अच्छा, तो ये मैं आपको डायरेक्ट मटेरियल समझा रहा हूँ। अगर एक वुडन चेयर है, एक बिज़नेस वुडन चेयर्स बनाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका मेजर मतलब उसके लिए ज़रूरी कि वुड प्रेजेंट हो, वुड अवेलेबल हो, ठीक है। उसका मेजर कंपोनेंट होगा वुड, ठीक है। उस चेयर वुडन चेयर का मेजर कंपोनेंट क्या होगा? वुड होगा, ठीक है। इसके बगैर वुडन चेयर नहीं बन सकती ऑब्वियसली। अच्छा, तो इस चेयर में जो मेजर कंपोनेंट वुड यूज़ हुआ है, मटेरियल जो यूज़ हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वुडन चेयर को बनाने के लिए मेजर कंपोनेंट है वो वुड रिक्वायर है। इस वुडन चेयर को मतलब एक वुडन चेयर है तो नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें मेजर कंपोनेंट जो है वो क्या है? वो वुड ही होगा ना। तो मेजर कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? एक प्रोडक्ट में मेजर कंपोनेंट जो कि ऑब्वियस हो, सबको पता चले कि इसका मेजर कंपोनेंट क्या है, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। उस मटेरियल को क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट लेबर की तरफ। डायरेक्ट लेबर क्या चीज़ है? अच्छा, अब ये जो बंदा चेयर बना रहा है, एक लेबर है, वो चेयर पे डायरेक्टली काम करता है। वो लगा हुआ है, चेयर बना रहा है, ठीक है। चेयर बना रहा है तो डायरेक्टली जो जो लेबर डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो अगर कोई मतलब एक प्रोडक्ट चेयर जो बन रहे हैं, इसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को मिला के जो कॉस्ट बनती है उसे कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को एक प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट बन रही है ना, उस पर जितना डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के कॉस्ट को हम मिला लेंगे, उस पर जितनी कॉस्ट आएगी उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट पे। अब आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट पे। अच्छा, अब यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं चेयर वाला कि फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेस है, चेयर्स बना रहा है, ठीक है। अब चेयर बनाने के लिए वुडन चेयर है, फॉर एग्ज़ाम्पल वुडन चेयर है, ठीक है। अब इसका मेजर कंपोनेंट तो वुड है, जो कि ऑब्वियस होता है, हर किसी को पता चलता है, ठीक है। लेकिन वुड के बगैर भी चीज़ें शामिल इसमें होती है, जैसे कि नेल्स, ग्लू, इस पे बिजली भी लगती है, मतलब इसको काटने के लिए, वुड को काटने के लिए
जो हम चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कटर का, उसमें मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिजली लगती है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी एक्सपेंस आता है इसमें। हाँ वो बहुत ही कम होगा लेकिन आता तो है ना। अच्छा, इसमें मेजर कंपोनेंट जो है वुड, ये तो हमें इजीली पता चल गया कि ये वुडन चेयर है, इसका मेजर कंपोनेंट वुड है, मतलब वुड के बगैर ये मुकम्मल नहीं हो सकती थी। अब ये जो चीज़ें हैं ना, अदर देन मेजर कंपोनेंट, कि हमें उनके लिए कम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है उनकी कॉस्ट को फाइंड करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। अच्छा, मतलब ये वुडन चेयर है, ठीक है। इसमें से 100% में से अगर 90% वुड यूज़ हुआ है तो हम कह सकते हैं ना कि ये मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इस वुडन चेयर की कीमत है 500, तो हम कह सकते हैं ना कि इनमें से कि इस चेयर में से 400 का जो कीमत है वो किस चीज़ का है, वो वुड का है। लेकिन ये जो 100 है, ये जो बाकी 100 रहता है, ये चेयर नेल ग्लू इलेक्ट्रिसिटी और सारे एक्सपेंसेस पे आता है जो कि इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, मतलब जो कि मतलब ज़रूरी, इतने ज़रूरी नहीं है कि इनके बग़ैर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगी। ठीक है, मतलब अगर नेल्स नहीं हो फिर भी हमारी चेयर बन सकती है, ग्लू हम इस्तेमाल कर लेंगे, अगर ग्लू नहीं हो तो हम नेल्स इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ये इतनी मेजर कंपोनेंट्स नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, ये हम हाथ से भी तो बना सकते हैं, मतलब इनका होना मस्ट नहीं है, बट वुड का होना मस्ट है। तो वुड डायरेक्ट मटेरियल है और ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब इनकी कॉस्ट को हम फाइंड करने के लिए हमें कम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये वुड की जो प्राइस है वो तो हमने एस्टिमेट कर लिया ना, इजीली हमने एस्टिमेट कर लिया कि तकरीबन 400 इसमें से वुड का है, क्योंकि इसमें से वुड इससे ज़्यादा इस्तेमाल हुई है चेयर में। लेकिन ये जो 100 है इनके लिए हमें इन चीज़ों के लिए नेज ग्लू इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एक्सपेंसेस के लिए हमें कम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जो दूसरा पॉइंट है इनडायरेक्ट लेबर पे। ये वुड ये बिज़नेस बना रहा है चेयर्स, इन पे दो तरह के लेबर्स लगते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर चेयर पे प्रोडक्ट पे डायरेक्टली काम करते हैं, मतलब उनके हाथ में हथौड़ा होगा, वो या नी कील ठोक रहे होंगे या फिर कपड़ा लगा रहे होंगे या फिर वुड को फिट कर रहे होंगे इसमें, तो इस ऐसे लेबर्स को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट लेबर। लेकिन जो बिज़नेस में क्लर्क वगैरह होते हैं, ठीक है, मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, स्टोर रूम वाले जो होते हैं, स्टोर कीपर्स जो होते हैं, अच्छा, इसके बाद जो वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाय वगैरह लेके जाते हैं, पियोन्स वगैरह, ये सब डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम नहीं करते। ये क्लर्क जो है ये रिकॉर्ड रखता होगा, मैनेजर स्टाफ को मतलब कंपनी उसी फैक्ट्री को रन कर रहा होगा, स्टोर चीज़ें स्टोर कर रहा होगा, पियोन जो है वो सर्विसेज दे रहा होगा। इनमें से कोई भी डायरेक्टली, मतलब कोई भी इनमें से क्लर्क ने कभी ऐसा नहीं किया कि वो उसने हाथ में हथौड़ा लिया हो और बिज़नेस में जो चेयर बन रही है उन पे मतलब कील ठोकने लगा हो या फिर चेयर बनाने लगा हो। ठीक है, ना कि मैनेजर ने ऐसा किया है। लेकिन मैनेजर इन डायरेक्ट लेबर जो होते हैं उनको वो डायरेक्शन देगा कि ऐसे करो ऐसे करो, और स्टोर कीपर वो चीज़ें स्टोर करेगा, पियून जो है वो चाय माय लेके जाएगा, ठीक है, काम करेगा, सर्विसेज देगा। तो ऐसे जो लेबर्स होते हैं, ये लेबर्स तो हैं बट इनडायरेक्ट लेबर हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम नहीं करते, और डायरेक्ट लेबर हैं
जो कि चेयर मतलब प्रोडक्ट डायरेक्टली बना रहे हैं, तो उनको कहते हैं डायरेक्ट लेबर। एंड जो इनडायरेक्ट लेबर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, एक प्रोडक्ट बन रही है ना चेयर, इस चेयर पे लगने वाले इनडायरेक्ट मटेरियल इस चेयर पे लगने वाली इनडायरेक्ट लेबर, इन दोनों के कॉस्ट को मिला के, इन पे कॉस्ट आ रही होगी ना कुछ कॉस्ट आ रही होगी इन पे, इनको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। दिस वाज द पॉइंट, ठीक है। ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर्स या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर्स को समझाने का मतलब ही यही था कि इससे आपको जल्दी समझ आएगा कि इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट अगर आपको नहीं आया तो आप रिवाइंड करके ज़रूर देख लें। एंड अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट इंशाल्लाह। अच्छा, तो हमारा जो है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स भी हमने कर लिया, बाय नेचर भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाय बिहेवियर करेंगे, ये थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बाय बिहेवियर करेंगे, एंड शायद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाए, ठीक है। ओके जी।